नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक कविता एक कहानी दो कविताएं। जी हाँ, एक कहानी दो कविताएं कार्यक्रम एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जिसमें हम हर बार एक नए साहित्यकार, कवि या कवित्री की रचनाएं सुनते हैं, उनके बारे में मन मंथन करते हैं, उनकी रचनाओं से उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की पहचान करते हैं। तो यह है एक माध्यम है, ये कार्यक्रम एक साहित्यकार के विचारों से आपको अवगत कराने का। हार्दिक स्वागत है आप सभी का, जो अभी जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और बढ़ती हूँ आज के कार्यक्रम की ओर, ले चलती हूँ आपको एक आज के नए सफर में। आज जिस कवित्री की मैं एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ उनका नाम है मंजू लता। मंजू लता जी पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं और जिस प्रकार वहाँ का वातावरण सुंदर, शांत, मनभावन और पावन है, वैसे ही कुछ विचार उनके भी हैं। और वे एक शिक्षिका हैं और शिक्षिका, उत्तम शिक्षिका होने के जो तत्व होते हैं वे सभी उनमें हैं, सभी गुण उनमें हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ मंजू लता जी की उपस्थिति हो गई है। बहुत बहुत स्वागत है मंजू लता जी। आप चाहें तो इस कार्यक्रम को आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में ताकि लोग इसे देख सकें। तो जी हाँ, मंजू लता जी जो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं और वह एक शिक्षिका हैं। एमए अंग्रेजी में किया है, एमएड किया है आपने, और बागवानी, लिखने का, चित्रकारी करने का, कढ़ाई बुनाई का उन्हें बेहद शौक है। प्रकाशित पुस्तकें उनकी हैं, 32 साझा संग्रहों में उन्होंने भाग लिया है। उनको बेस्ट टीचर अवार्ड्स मिलते रहते हैं क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि एक बहुत ही डेडिकेटेड, समर्पित शिक्षिका हैं और शिक्षक में, एक उत्तम शिक्षक में जो गुण होने चाहिए वे सब उनमें हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ सोनिका गोस्वामी शर्मा जी मथुरा से जुड़ गई हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो उन्हें स्टेट अवार्ड टू टीचर्स अरुणाचल सरकार द्वारा 2019 और इसी साल 2025 में 15 अगस्त को साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन पासीघाट से लोकसभा एमपी श्री ताबिर गांव के कर कमलों से सम्मानित किया गया तथा कई साहित्यिक मंचों पर भी उन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्राप्त होते रहते हैं। साथ ही उनको 2025 में 15 अगस्त को शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पासीघाट जिला प्रशासन ने कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी से सम्मानित किया। और सन 2023 में क्षितिज फैशन एवं लाइफस्टाइल की संचालिका श्रीमती रंजिता सहाय अशेष द्वारा आयोजित केएफएल शो स्टॉपर में मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप रहीं और टाइमलेस ब्यूटी के खिताब से नवाजी गईं। तो इनके हर क्षेत्र में इनकी भूमिका रहती है और कविता, कहानी, कोट्स लिखना, बागवानी, चित्रकारी, सिलाई बुनाई आपके मुख्य शौक हैं। सादा जीवन, उच्च विचार में ये यकीन रखती हैं। और हम देख रहे हैं हमारे साथ आचार्य शैलेंद्र पराशर जी जुड़ गए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नितिन बंसल जैन जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव सर की भी उपस्थिति है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो एसके भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एक कहानी दो कविताओं में मैं आज लेकर आई हूँ मंजू लता जी की एक कहानी दो कविताएं। और मैंने जैसे बताया आपको, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर है, साथ ही डेडिकेटेड साहित्यकार भी हैं। समर्पण है उनके व्यवहार में, तो वो हर एक क्षेत्र जो उन्हें पसंद है वहां पर दिखाई देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं पहली उनकी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है
दहन करो अंदर के रावण को। खुद के अंदर के रावण को दहन करो, खुद के अंदर के रावण का दहन करो, भोग विलास लोभ लालच का दहन करो। अंदर के शैतान का अंत कर सद्गुण भरो, खुद के अंदर के रावण का दहन करो। विकारों पर नजर रख, मन के अश्वों पर लगाम कसो। ये पंक्ति मुझे बहुत पसंद आई। विकारों पर नजर रख, मन के अश्वों पर लगाम कसो। फिसलते हुए मन पर सोच के पहरे बिठाओ, खुद के अंदर के रावण का दहन करो। नहीं आसान जिंदगी, नहीं आसान जिंदगी, शतरंज की बिसात फैलाए है बैठी। ध्यान हटा नहीं, ध्यान हटा नहीं, गोटियां गलत राह चल देती हैं। एकाग्र मन जीवन का सच्चा साथी है, अंगीकार करो। एकाग्र मन जीवन का सच्चा साथी है, अंगीकार करो। चंचल मन नए रावण को जन्म देता है। इसी का ख्याल रखो, खुद के अंदर के रावण का दहन करो। रावण के पुतले का सब दहन करते हैं, रावण के पुतले का सब दहन करते हैं। अंदर के रावण का क्या? रावण के पुतले का सब दहन करते हैं। अंदर के रावण का क्या? अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान दो। भय असुर का शमन करो। हर युग में रावण पैदा होता है, हर युग में रावण पैदा होता है, हर बार मारा भी जाता है। बस प्रबल मन का निर्माण करो, दहन अहंकार का करो। खुद के अंदर के रावण का दहन करो, खुद के अंदर के रावण का दहन करो। तो यह थी मंजुलता जी की पहली कविता, खुद के अंदर के रावण का दहन करो। बहुत ही सशक्त और शिक्षाप्रद उनकी रचनाएं होती हैं। हमेशा उनकी रचनाओं में एक शिक्षक आपको झांकता हुआ दिखाई देता है। मैं देख रही हूँ हमारे साथ सोनम अक्ष जी जुड़ गई हैं, बहुत मशहूर गज़लकार हैं, पानीपत से जुड़ी हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। नीतू बाफना जी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। विनीता शर्मा जी जुड़ गई हैं हैदराबाद से, दीदी नमस्ते, आपका स्वागत है। और भी कुछ नाम अंदर ऊपर चले गए हैं, मृत्युंजय जी की उपस्थिति है। निशा भार्गव जी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। आदरणीय देवव्रत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। कहीं मत जाइएगा, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। नितिल बंसल जैन जी लिख रहे हैं कि मैंने भी ऐसी एक कविता लिखी है दशहरा पर। हाँ बिल्कुल पढ़ूंगी, अगली बार आप मुझे भेजिएगा। इस कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं। तो जिसका भी हम जिस साहित्यकार को चुनते हैं उनकी एक कहानी और दो कविताएं हम सुनाते हैं। तो आप हम तक अपनी कहानी और कविताएं पहुंचाइए, मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उनकी कहानी सुनाती हूँ, मुट्ठी भर सितारे। बहुत ही सुंदर और आशापूर्ण सकारात्मक कहानी है और कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर संदेश देती है। प्रणाम नीतू जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ रहे हैं हम। और सुनिएगा, मुट्ठी भर सितारे। तो ये कहानी के बीच में मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि कहानी में ब्रेक नहीं आना चाहिए। जी बहुत बढ़िया हूँ मैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंजुलता जी यहाँ जुड़ी हैं, उनकी बहुत बहुत बधाई। और शुरू करती हूँ उनके द्वारा लिखी कहानी मुट्ठी भर सितारे। सितारों को पाने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। कई बार मुट्ठी भर सितारे भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में स्वार्थ में लिपटा समाज कभी कोई किसी के लिए कुछ कर दे बड़ी बात होती है। रोशनी के ब्याह को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन खुद की कोई संतान आज तक नहीं थी।
अक्सर बच्चों को खेलते हुए जब देखती, मन हुलस कर रह जाता। हर संभव प्रयास कर लिया था उसने, लेकिन कभी कहीं भी सफलता नहीं मिली उसे। यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हर जगह माथा टेका, कई टोटके भी किए, लेकिन हर कोशिश विफल हो रही थी। एक सुबह जब वो सैर को निकली, अचानक सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा दिखा। दुबला, पतला, काला सा, दोनों पैरों को फैलाए, एक नन्ही सी जान को उस पर लिटाए दया की भीख मांग रहा था। बड़ा तरस आया उसे देखकर। वो गई उसके पास, स्नेह से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? बच्चा मुस्कुराकर बोला, नहीं, इस छोटे भाई को जन्म देते ही मां चली गई। पिता तो उससे पहले ही सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मैं इसी तरह भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूं। अब ये सिर्फ 4 महीने का है, कहीं छोड़कर भी नहीं आ सकता, इसलिए साथ साथ लिए फिरता हूं। रोशनी ने पूछा, कहाँ रहते हो? बेबाकी से उसने उत्तर दिया, पाइप के अंदर रहता हूं। एक छोटी सी झोपड़ी थी, अपने इलाके के दादा ने छीन ली। क्या करता, मेरे एक दोस्त ने कहा और उसी ने मुझे पाइप में रहने का सुझाव दिया। अब हमारा वहीं बसेरा है। रोशनी द्रवित हो उठी थी इन दोनों को देख। सैर का ख्याल मन से उसने निकाल दिया। बड़े गौर से उन दोनों को देख रही थी। वह 4 महीने का बच्चा बस मांस का एक लोथड़ा था, आराम से सो रहा था। रोशनी ने पूछा, क्या खिलाते हो इसे? मुस्कुराकर उसने जवाब दिया, थोड़ी ही दूर पर एक डेयरी फार्म है, उसमें काम कर रहा जो रमेश है ना, दूध के खाली डब्बों में से बचा हुआ दूध पानी में डालकर दे देता है, उसे ही गर्म करके पिला देता हूं। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पास के दुकान से कुछ अच्छे कपड़े, खाद्य पदार्थ और एक मच्छरदानी बच्चे को खरीद कर दी और बोली, इसे इस तरह खुले में ना सुलाया करो, मच्छर काट लेंगे तो। आजकल वैसे भी न जाने कितनी बीमारियां हो रही हैं। बच्चे ने खुशी खुशी सब कुछ ले लिया। उसने तुरंत सड़क के किनारे ही एक पुराने फटे हुए चादर की तह बनाई और उस पर उसे सुला दिया। ऊपर से छतरी वाली मसहरी भी लगा दी। रोशनी को उसने धन्यवाद दिया तथा खाने बैठ गया। रोशनी वहां से घर लौट आई। काफी परेशान थी उस दिन वह, उन बच्चों को देखकर। किसी काम में मन नहीं लग रहा था उसका। वह उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कैसे, क्या करे? गहन विचार करने लगी। एक शाम जब वह बाजार जा रही थी, वो बच्चे फिर दिख गए। वो छोटा 4 महीने का बच्चा मसहरी के अंदर लेटा लेटा किलक रहा था। उस मसहरी के अंदर ही बड़े भाई ने एक टूटा फूटा खिलौना भी उसको बांध दिया था, जिसे देखकर वह खुश हो रहा था। बड़ा भाई बगल में ही बैठकर भीख मांग रहा था। रोशनी को देख वह खुश होते हुए बोला, नमस्कार आंटी जी, देखिए हमारे मुन्ने को अब 5 महीने का हो गया है। आपकी दी हुई मसहरी से उसका काफी बचाव हो रहा है। रोशनी ने देखा, कुछ ही दिनों में वो मसहरी छोटी हो जाएगी। बस मुस्कुराकर पूछा, क्या नाम है, कहाँ रहते हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, जी भोलू, और इशारे से कुछ ही दूर पड़े पड़े पाइपों को दिखाया। जी मैं उन्हीं पाइपों में रहता हूं। रोशनी ने वहां कुछ कपड़ों को सूखते हुए देखा। बोली, ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं? भोलू ने कहा, सारे मेरे नहीं हैं, मेरे जैसे कई बच्चे यहाँ रहते हैं, हम सबके कपड़े सूख रहे हैं। रोशनी ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे संग रहोगे? भोलू के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट फैली, लेकिन चिंता लिए हुए फिर बोला, आपके संग? लेकिन मेरा मुन्ना? रोशनी बोली, मुन्ने की फिक्र मत करो, उसकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ सभी दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। भोलू बोला, शाम को आना आंटी जी, इस समय वहां कोई नहीं मिलेगा।
सब अब अलग अलग इलाके में भीख मांगने जाते हैं, सब शाम को ही लौटते हैं। रोशनी दोबारा आने को कहकर वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पति, सासू माँ से इस विषय पर मंत्रणा की। सब जानते थे रोशनी की चाहत कितनी है बच्चे के लिए। दरअसल उनकी एक जमीन खाली पड़ी थी, वहां वह ऐसे बच्चों के लिए अनाथाश्रम खोलना चाहती थी। उस पर घर भी बना हुआ था। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन रोशनी की इच्छा देख सब तैयार हो गए। सब पुनः उस जमीन पर गए, अच्छे से सब कुछ देखा, समझा, फिर एक वकील से बात की, कई तरह की खाना पूर्ति की गई। करीब एक हफ्ते बाद रोशनी अपने श्याम के पति को लेकर शाम को भोलू के यहाँ गई। कुछ दिन बाद भोलू अपने भाई को पीठ पर बांधकर सारा सामान समेट रहा था। रोशनी को देख उसने नमस्ते की। उसने और प्रश्न भरी नजरों से उस रोशनी के संग आए जो आगंतुक थे उनको वह देखने लगा। रोशनी ने अपने पति का परिचय दिया और सभी बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की। भोलू उन दोनों को अपने इलाके में लेके गया। करीब 20 बच्चे थे। रोशनी ने सबसे बात की। दूसरे दिन उसने कहा कि अपने ऑर्फेनेज होम के बारे में उसने बताया। सब खुश थे। किसी किसी के मन में शंका भी थी। रोशनी ने सबके जवाब दिए और बहुत ही बेबाकी से दिए। दूसरे दिन सारे बच्चे ऑर्फेनेज होम में शिफ्ट हो गए। खाने पीने, पढ़ने लिखने, रोशनी, दवा, पानी, हर चीज की वहां व्यवस्था की गई थी। भोलू बहुत खुश था। ऑर्फनेज होम में खाली जगह जमीन पर इन्हीं बच्चों से बाग बगीचा भी लगवाया गया। प्रकृति से प्रेम करने का पाठ यहीं से शुरू कराया गया। रोशनी बहुत खुश थी। मुन्ने की वह खुद देखभाल करती थी। मुट्ठी भर सितारे की चाहत में उसकी झोली में ईश्वर ने पूरा आसमान ही भर दिया था। छोटे बड़े सितारों के बीच वक्त कैसे बीत जाता उसे पता ही न चलता। तो यह थी एक बड़ी प्यारी, भावुक, सरल, संदेशप्रद कहानी, मुट्ठी भर सितारे। मंजुलता जी को बहुत बधाई। मैंने कहा है ना, उनकी हर रचना से एक शिक्षिका झांकती है, दिखाई देती है, और हर कविता में, हर कहानी में संदेश एक शिक्षिका का होता है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं। आदरणीय सविता चड्ढा दी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ सोनिया सोनम अक्ष जी लगातार जुड़ी हुई हैं और बहुत ही मनोबल बढ़ा रही हैं हमारा। हमारे साथ प्रदीप चौहान दीप जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ मैं। स्मिता शर्मा दीदी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, हमेशा आती हैं। उनके आने से ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार उमंग सरीन जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ मैं। और साथ में जी बहुत बधाई मंजू जी को। रेणुका आनंद जी जुड़ी हुई हैं वेस्ट बंगाल से, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं देख रही हूँ ऊपर भी एक दो उपस्थितियाँ थी। तो सभी जो जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ और बहुत सुंदर इस कहानी के लिए मंजू लता जी को बधाई देती हूँ। और जो उनको बार बार स्टेट अवार्ड मिलते हैं बेस्ट टीचर के, वो यूं ही नहीं मिलते। वो जितनी समर्पित लेखन के लिए हैं, उतनी ही समर्पित वे अपने विद्यार्थियों के लिए। और उनकी अक्सर हम फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम बच्चों के लिए करती रहती हैं स्कूल के माध्यम से। और लिटरेचर सोसाइटी भी उन्होंने वहाँ बनाई है, जिसमें वे लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम करती दिखाई देती हैं। तो इतना सारा समय वे कहाँ से लाती हैं ये वही बता सकती हैं। चित्रकारी भी करती हैं, बागवानी में भी का भी शौक है। तो हर क्षेत्र में वे अपनी जो है अपना कदम
बढ़ाती रहती हैं। ये नहीं है कि चलो ये काम आ गया तो वो छूट जाए, वो बिल्कुल सामंजस्य बनाकर रखती हैं। हमारे साथ कमलेश गुप्ता जी जुड़ गई हैं नोएडा से, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। रमेश शर्मा वशिष्ठ जी जुड़े हैं, आपका भी हृदय से स्वागत। तो यह थी एक कहानी। एक कोशिश रहती है कि मैं किसी अपने मित्र की या प्रबुद्ध रचनाकार की एक कहानी और 2 कविताएं आपके सम्मुख रखूं और उस रचनाकार के मन के विचारों से आपको जोड़ सकूं, क्योंकि हर किसी की रचनाएं और कहानियां, कविताएं हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन ये एक माध्यम है, एक कार्यक्रम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस मंच से जोड़ूं और कहानियों और कविताओं के माध्यम से। भले ही हम पर्सनली किसी को कितना जानते हों, लेकिन साहित्यकार से जान पहचान तभी होती है जब हम उसके सृजन से मुलाकात करते हैं। तो ये कार्यक्रम एक माध्यम है कि रचनाकारों के सृजन से मुलाकात कराने का। तो चलिए जल्दी से शुरू करती हूँ उनकी मैं दूसरी कविता। आधे घंटे का कार्यक्रम है, इसके लिए ज़रूर समय निकाला करिए आप और आया करिए सुनने के लिए। हो सकता है आपको भी ऐसी सुंदर सुंदर कहानी लिखने के लिए प्रेरणा मिल सके, क्योंकि कविताएं तो हम अक्सर लिखते रहते हैं, लेकिन कहानी के लिए अक्सर हमें प्लॉट की ज़रूरत होती है। वो जितना ज़्यादा सुनेंगे, पढ़ेंगे, आसपास की घटनाएं देखेंगे, उतना ही कथानक हमारा मजबूत होता है। तो अगली जो कविता है उन्होंने बचपन पर दी है, क्योंकि अभी नवंबर में आपको सभी को पता है चिल्ड्रंस डे होता है, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर सी भोली सी कविता लिखी है। बचपन। बचपन के दिन मस्ती भरे, ना ही चिंता ना ही फिक्र, नई चीजों की खोज, जानने की इच्छा, कौतूहलता में बीत जाता वक्त, धूल मिट्टी में खेलना, शरारतों में समय निकल जाता, बेपरवाह तितलियों की भांति उड़ते मंडराते ही बीतता, मोहल्ले का ठहरा पानी कूदते जब छपाक से उसमें, आनंद की अनुभूति कितनी होती नहीं बता पाते किसी से, वो गांव की गलियां, तालाब का पानी, कागज की नाव, तैरता हुआ बचपन, ख्यालों का समंदर, बारिश में भीगना, बचपन का आनंद कौन नहीं लेता। तो ये हम कभी ना कभी सब कर चुके हैं ये काम। वो आम की बगिया, डाली पर झूला, झूलों में झूलना, कोयल के सुर में सुर मिलाना, आगे आगे बढ़ते जाना, जवानी की दहलीज पर कदम जब रखते, बचपन पीछे छूटता जाता, मासूमियत जैसे कहीं खो जाती, बुढ़ापा जब आता लौटता फिर बचपन, बुढ़ापा जब आता लौटता फिर बचपन, ध्यान सबका खींचने में लगा रहता, एक बार फिर बच्चा बन, बेफिक्र हो, जीने का मन होता, एक बार फिर बेफिक्र हो, जीने का मन होता, बचपन के दिन मस्ती भरे, न चिंता न फिक्र। तो ये एक छोटी सी उनकी कविता, मासूम सी कविता, और उम्मीद करती हूँ आप सबको उनकी रचनाएं, उनकी कहानी पसंद आई होगी, आपके दिल में कुछ जगह ज़रूर उन्होंने ले ली होगी। हमारे साथ परम आदरणीय अष्टाना महेश प्रकाश जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो हर मंगलवार शाम 7 बजे मैं लेकर आती हूँ किसी न किसी रचनाकार की एक कहानी, 2 कविताएं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अगर श्रोता ना हो तो कहानी सुनाने का आनंद बिल्कुल नहीं आता। चलिए फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को, आप सबका इंतज़ार रहेगा। और मंजू लता जी को बहुत 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 बधाई। बिल्कुल ऐसा ही होता है बचपन, ये सारी हरकतें हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर की हैं। और वो कहते हैं ना, बच्चा और बुढ़ापा एक जैसा होता है, हम फिर से बच्चे बन जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं, और जिस चीज़ के लिए मना होता है, डॉक्टर ने मना किया होता है, वो तो ज़रूर खाना है। तो इसीलिए बचपन को और बुढ़ापे की जो नादानियाँ हैं वो लगभग बराबर जैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। ज़िद भी, रूठते भी बहुत हैं बुज़ुर्ग, उनको मना कर दो, नहीं डॉक्टर ने आपको कहा है ये नहीं खाना है, तो उनको चाहिए, लेकिन तो ऐसे ही बचपन होता है। तो जी बहुत धन्यवाद, और आप सबको धन्यवाद देते हुए आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी। शुभ रात्रि। जय हिंद।
जय भारत।